Class, today we are going to start next chapter of thermochemistry. Thermo means heat. That means ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें आप हीट के बारे में स्टडी करते हैं उसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो जो हम डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के में वो आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले आपके पास है कि जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप देखो, it is a common observation that energy in the form of heat either evolved or absorbed as a result of chemical change. आपको पता है कि आप एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन देखो, आपने माचिस को चलाई है, तो माचिस में जब आप जलाते हो तो आपको हीट मिलती है, लाइट भी सोर्स मिलता है, एनर्जी मिलती है ना। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक टाइप है हीट, और ये आपके पास या तो एवॉल्व होती है या तो उसमें से रिलीज होती है या उसमें गेन होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल चेंज आता है, मोस्टली हमारे पास क्या होता है, जब कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब आपके पास क्या होता है, सॉरी, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी गेन होती है। ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग एब्जॉर्ब एनर्जी एंड बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी। ओवरऑल क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए टोटल रिएक्शन जो आपके पास हो रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी चेंज आएगा, तो आप बोलोगे पहले फॉर एग्जांपल कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, कितने बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास है ए और बी है। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या हो रहा है सी के साथ, और जो चीज़ नहीं बन रही है वो आपके पास बन रही है ए इंटू सी, और बी अलग हो रही है। ठीक है, तो आपके पास पूछेंगे इस केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट इवॉल्व हुई है, टोटल हीट बतानी है, तो हम सबसे पहले देखेंगे ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ए और बी ने टूटने, जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी क्या होती है, गेन। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या हुई, गेन हुई। और दूसरा रिएक्शन में प्रोडक्ट में देखो ए सी क्या हो रहे हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए ने टूट के किधर आना है, सी के पास। तो बॉन्ड फॉर्म्ड होना है, तो फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो अगर आपसे कहा जाए टोटल रिएक्शन की एनर्जी बताओ तो वो कितनी होगी, तो आप बताओगे टोटल सम ऑफ एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टोटल एनर्जी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। जितने केमिकल एनर्जी का चेंज आएगा, चाहे वो फॉर्मेशन और गेन टोटल में चेंज आएगा, उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस अकम्पनिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आता है, चाहे वो इवॉल्व हो रहा है चाहे वो गेन हो रहा है, उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और हमारे जितने भी सब्सटेंस हैं वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी। हर रिएक्शन की, हर सब्सटेंस की अपनी अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी है। तो और ये जो हीट ऑफ एनर्जी किसी रिएक्शन में हम बात करते हैं कि किसी रिएक्शन में एनर्जी की फॉर्म में जब हीट गेन या रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन। केमिकल चेंजेस जो होते हैं एनर्जी चेंज की वजह से होते हैं, ये मैं पढ़ लिया। लेकिन ये जो एनर्जी चेंज है ये दो तरह के, एक है एनर्जी रिलीज करना, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट से आप याद रखो, एक्सो मतलब बाहर निकलना। अगर किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अगर उसमें एनर्जी गेन होती है तो उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब भी हम हीट एनर्जी की बात करेंगे तो हम उसे नेगेटिव से शो करते हैं, और अगर एंडोथर्मिक की बात करेंगे तो हम उसे पॉजिटिव से शो करते हैं। तो ये एनर्जी गेन करता है और एक एनर्जी रिलीज करता है। तो जो रिलीजिंग एनर्जी उसे हम क्या देते हैं, एक्सोथर्मिक। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन देख लें आप, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक की। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक आपके पास रिएक्शन वो होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, द हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या होता है, ये हम आगे डेफिनेशन देखते हैं। अगर किसी केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, तो जब हीट बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर किसका बढ़ेगा, बाहर वाली साइड का। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंटेनर है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जिस चीज़ में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसे हम कह देते हैं सिस्टम। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन कंटेनर में हो रहा है जितनी अमाउंट का है उसे हम कहते हैं सिस्टम। और जो बाहर वाली जितनी भी एरिया होता है उसे हम कह देते हैं सराउंडिंग। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में देखते हैं, इसे कहते हैं सराउंडिंग। तो वो कहता है आपके पास अगर हीट निकल के कहाँ जा रही है, अगर हीट निकल के जा रही है आपकी सराउंडिंग में। ठीक है, हीट केमिकल रिएक्शन से निकल के जा रही है सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में हीट निकल किस में से रही है, इस बॉडी टेम्परेचर में से। इसका अपना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका अपना टेम्परेचर कम हो जाएगा। रिएक्शन मिक्सचर का जो कंटेनर के अंदर मटेरियल है उसका, उससे हीट निकल के बाहर जा रही है, उसका अपना जो अमाउंट है वो एनर्जी की कम हो जाएगी, लेकिन बाहर वाली रिएक्शन जो आपके सराउंडिंग है अब वो चीज़ गर्म हो जाएगी।
आपके एरिया का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो इसको हम कह देते हैं, आपके पास क्या रिएक्शन होता है ये, कि when an exothermic reaction occur, heat is given out by the system and the temperature of the system rises above the room temperature. Eventually, the temperature of the system falls to room temperature again as the heat is lost to the surrounding. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट सिस्टम से बाहर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं जिसमें हीट चाहिए होती है। जब आपको हीट चाहिए तो हीट लेंगे कहाँ से, आप बाहर से लेंगे। जब आप बाहर से हीट लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप बाहर से हीट गेन करोगे तो बाहर वाली चीज़ का टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अंदर वाली चीज़ का टेम्परेचर आपने बढ़ाने लग जाना है। तो इसका कहते हैं, when the endothermic reaction occurs, the heat required of the reaction is taken from the reacting material and the temperature of the system falls below the initial temperature. Eventually, temperature of the system rises to room temperature again as heat is absorbed from the surrounding. हम surrounding से heat को absorb करते हैं, उसे हम endothermic reactions कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आगे आपके पास यूनिट्स हैं, एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं। एनर्जी क्योंकि एक टाइप ऑफ वर्क डन ही होता है, एनर्जी के यूनिट आपके पास जाउल होते हैं या किलो जाउल होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन दिए गए जो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक की, जैसे आपके पास कंबस्शन का रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन जब भी जलते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चीज़ें जल जाती हैं, तो कार्बन को जब भी जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो आपके पास एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, माइनस के साथ शो की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला रिएक्शन है आपके पास, हाइड्रोजन है, वाटर के साथ मॉलिक्यूल्स वाटर बन रहे हैं, माइनस के साथ लिखा हुआ एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन है, आपके पास है वाटर की ब्रेकेज डिकम्पोजिशन है। देखो डिकम्पोजिशन, टूटना, ब्रेक होना, ब्रेक में एनर्जी क्या हो रही होती है, गेन हो रही होती है, तो गेन के लिए हम पॉजिटिव का साइन शो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको एटलीस्ट आर एक की, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की एक एग्जाम्पल करनी है। उसके बाद आपके पास आता है कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री जब हम स्टडी करते हैं उसके अंदर दो लॉज आते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, यानी जिसमें आपके पास फिजिक्स में लॉज होते हैं, इसमें थर्मोकेमिस्ट्री के भी कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं। उसमें आपके पास एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, इस वक्त फिलहाल हम सिर्फ ये देखेंगे कि थर्मोकेमिस्ट्री में आपके पास कुछ लॉज, कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं, उसको स्टडी करके ही हम सारी चीज़ें किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में क्या होता है, ये एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि बहुत से ऐसे रिएक्शन जिसकी हम हीट मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली, उसमें कोई ना कोई एरर होता है, दैट इज़ वाई इट हैज़ लिमिटेड स्कोप। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है कुछ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जो अपने आप होते हैं, जिनको कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जो आपके पास अपने आप हो जाएं उन्हें स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और जो अपने आप ना हो उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हाईलाइटेड है, प्रोसेस विच इज़ टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी assistant is termed as spontaneous reaction. Non-spontaneous which cannot be taken by itself। ठीक है, और उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। द मेन पॉइंट इज जो आपका स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है पार्ट, वो है आपके पास डेफिनेशन का जो हमने स्टार्ट में पढ़ी, और अब जो डेफिनेशन मैं आपको बताने लगी हूँ वो आपके पास है सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। सिर्फ डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा जी, अब इसमें आप डेफिनेशन से पहले आप देखो कि डेफिनेशन है द टर्म सिस्टम इज़ यूज फॉर एनीथिंग। सिस्टम को हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, वो मटेरियल जो आप लैब में जिसके ऊपर आप रिएक्शन कर रहे हो, या जो अंडर कंसिडरेशन है क्लासरूम में, इज सेड टू बी द सिस्टम। यानी सिस्टम वो क्या है, बेसिकली एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी, जिसको आप स्टडी कर रहे हो। जैसे ये आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसमें आपके पास रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या है, जिंक और कॉपर का। ये जो जिंक और कॉपर का रिएक्शन जितने एरिया में हो रहा है, जहाँ लिक्विड में आपने डाला हुआ है, इसे डिप किया हुआ रिएक्शन करवा रहे हो, उसको कहते हैं सिस्टम। सिस्टम से ऊपर जितना भी एरिया आ जाएगा सराउंडिंग का, जो भी एरिया आ जाएगा उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो इसका मतलब द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन इज सिस्टम। सिस्टम छोटा हो सकता है लेकिन सराउंडिंग बहुत बड़ी है। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए एक बारीक सी, एक उन्होंने कहा, एक आपके पास रियल या इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम बाउंड्री कहते हैं।
ठीक है। बाउंड्री इज द पॉइंट विच डिफ्रेंशिएट सराउंडिंग ऑफ सिस्टम, या इसको सेपरेट करती है सिस्टम को सराउंडिंग से। तो इसका मतलब क्या है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम, और द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। रियल एंड इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ अलग करती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। देन आपके पास एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेट फंक्शन की। ठीक है, ये आपके पास स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन है। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज आ सकता है। स्टेट फंक्शन का मतलब है आपके पास, स्टेट फंक्शन का मीन है किसी भी सिस्टम की या कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास हो रहा है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका हम स्टार्टिंग मेजर करते हैं और एंडिंग पॉइंट मेजर करते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की हालत होती है व्हेन द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम इट स्टेट इज ऑल्टर्ड। जाहिर बात है, जब आप कुछ दो चीज़ों को मिलाते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे आप, मैंने आप एग्जांपल लेते हैं, एक ए चीज़ है, एक बी चीज़ है। ठीक है, अब ए और बी चीज़ों को जब मिला रहे हैं तो मैं कह रही हूँ उसमें सी बन रहा है। तो आप देख सकते हो ए और बी तो वहाँ पे एरो के बाद नहीं लिखना, एक नई चीज़ टर्म लिखी है, सी बन रही है। दैट मीन्स जब भी आप कोई रिएक्शन करवाते हो सिस्टम पे, कोई प्रोसेस कैरी करते हो किसी भी तरीके का, चाहे उसमें हीट गेन हो रही चाहे उसमें हीट लॉस हो रही, तो आपके सिस्टम की जो नेचर होती है वो बदलती है। ठीक है, हमेशा चेंज उसमें आता ही आता है। अब उसमें क्या होता है, अगर इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम देखें, वो हालत जो स्टार्ट लेकिन स्टार्ट करने से पहले थी, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी, उसे इनिशियल स्टेट कहते हैं। सपोज वी हीट द बीकर, हम बीकर को गर्म करते हैं स्टार्ट में, तो सिस्टम विल अंडरगो चेंज ऑफ आफ्टर हीटिंग। तो हीटिंग से पहले जो कंडीशन थी वो आपकी इनिशियल हो गई, हीटिंग के बाद जो हालत आ गई वो आपके पास आफ्टर कंडीशन जो है उसे कह देते हैं फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर केमिकल रिएक्शन का बताना हो कि टोटल चेंज क्या है, तो दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तीसरा एग्जांपल ये कि अगर T1 और T2 टेम्परेचर है, किसी चीज़ को गर्म कर रहे हो, तो स्टार्ट में इसका टेम्परेचर T1 था, फॉर एग्जांपल मैंने से रिएक्शन को स्टार्ट किया गर्म करना तो 20 डिग्री था, 20 से स्टार्ट किया, जैसे ही उसे हीट प्रोवाइड की तो उसका टेम्परेचर 100 पे चला गया, तो चेंज क्या आया, फाइनल कंडीशन क्या हुई, 100। तो अगर हमें टोटल चेंज बताना तो चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज टेम्परेचर का तो डेल्टा टी, तो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब T2 माइनस T1। तो अगर किसी टेम्परेचर का है, टेम्परेचर हीट करने के बाद 100 हो गया है, तो 100 माइनस 20, अगर स्टार्ट में 20 था तो टोटल चेंज क्या आएगा 80 का। इसे हम कह रहे थे स्टेट फंक्शन। ऐसे तमाम पैरामीटर्स जो आपको स्टेट बता सकें किसी की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। उसमें आपके पास एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती हैं, आपके पास टेम्परेचर आता है, आपके पास प्रेशर आता है, आपके पास वॉल्यूम आता है। कॉमन एग्जांपल जो हम बार बार यूज़ करेंगे वो ये हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल इसमें आती हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें कि स्टेट फंक्शन इज अ मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़े लेवल की प्रॉपर्टीज के अपने को बड़ा चेंज आ रहा है, डी डेल्टा कैप, विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, कोई ना कोई फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स की वैल्यूज होती हैं, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड बाय द बोरिंग ब्रिंग अबाउट चेंज। ठीक है, फाइनल और इनिशियल स्टेट का मतलब है आपने सिर्फ देखा स्टार्ट क्या था एंड क्या था, उसको बीच में क्या हुआ वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, इसलिए वर्ड यूज़ किया गया, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर ए और बी आपस में मिल रहे हैं और सी बना रहे हैं, तो हम देखेंगे स्टार्ट में क्या कंडीशन थी, उसका टेम्परेचर क्या था, वॉल्यूम क्या था, प्रेशर क्या था, बाद में क्या हुआ, बीच में वो क्या हुआ, किस तरीके से वो टूटा, किस तरह वो ज्वाइन हुआ, हम उस पर नहीं डिपेंड करते। तो थर्मोडाइनमिक केमिस्ट्री आपके पास पाथ रास्ते को नहीं बताती, किस चीज़ को अडॉप्ट किया है, प्रोसीजर क्या है, वो सिर्फ ये बताती है स्टार्ट क्या था एंड क्या था। ठीक है, तो उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। प्रेशर P, टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, इंटरनल एनर्जी E, एंथैल्पी H, सारे स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को भी एक्सप्लेन किया गया कि एग्जांपल दी गई, सिस्टम से सराउंडिंग में जब चीज़ जा रही होती है तो भी आपके पास क्या होता है, हीट लॉस हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है एक और छोटी सी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हमें पता है कि सिस्टम जो है मैटर का, उसमें एनर्जी होती है, एनर्जी चेंज होगा तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। सिस्टम एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसमें एनर्जी कुछ ना कुछ होती है मौजूद। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं आपके पास, तो उस रिएक्शन में जो भी आपके पास चीज़ मौजूद है, पार्टिकल्स जो भी कंटेनर में है जिस पे आप रिएक्शन करवा रहे हो, सिस्टम जो है आपका जो जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसको हम सिस्टम कह रहे हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है।
ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ड्यू टू मूवमेंट, और मूवमेंट कितनी तरह की हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब सीधी सीधी, रोटेशनल इन द सर्कुलर पाथवे, वाइब्रेशनल का मतलब होता है अपनी जगह पे थोड़ा आगे पीछे होते रहना, ठीक है। और पोटेंशियल का मतलब ड्यू टू सम हाइट। तो वो कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें क्यों होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है प्रेजेंट। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेज में आपके पास सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, जैसे आयनिक फोर्सेज, कोवलेंट फोर्सेज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फोर्सेस, मेटालिक फोर्सेस, वंडरवाल्स, इवन ऑल फोर्सेस। तो आपके पास हर किस्म की जो एनर्जी सिस्टम में होती है उसे मिलाएं तो उसका मतलब होता है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जिसे कैपिटल ई से शो करते हैं। कैपिटल ई से शो करते हैं और ये भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, इसलिए इसे डेल्टा से शो किया गया है, मतलब आपको स्टार्ट और एंड बताएगा। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछा जा सकता है, कैन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप बताओगे नो, हम इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम इसका चेंज मेजर करते हैं, तभी तो हम डेल्टा की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट बताना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टू मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ई। तो ये देखो, ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास ट्रांसलेशन एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी स्ट्रेट स्ट्रेट वेट में जा रही है। आपके पास वाइब्रेटिंग एनर्जी क्या हो रही है, उधर अपनी जगह पे हिली जा रहे हैं। और आपके पास रोटेटिंग में क्या होता है, पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होते हैं ऊपर नीचे सर्कुलर पाथवे में। तो अगर इन सब एनर्जीज को बना दिया जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। उसके बाद आपके पास जो दो तरीके हैं आपके पास किस चीज़ के, टू ट्रांसफ़र द एनर्जी टू और फ्रॉम द सिस्टम। यानी एक आपके पास तरीका बताया गया है कि एनर्जी कैसे इधर उधर मूव करती है, ठीक है। वो है आपके पास, एक है हीट, ठीक है, एक है आपके पास वर्क। the two ways through which heat can be transferred from the system or to the system। यानी आप जो रिएक्शन करवा रहे हो उसके अंदर से बाहर कैसे जा सकती है हीट, और उसके अंदर कैसे आ सकती है, उसके टू टू वेज हैं, टू रास्ते हैं, दो तरीके हैं, एक है हीट, एक है वर्क। अब आप उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, ना ही ये एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट एनर्जी की जो बाउंड्री को क्रॉस करती है जब रिएक्शन में चेंज आता है, चाहे वो हाई हो रहा है, लो हो रहा है, या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हम कह देते हैं हीट चेंज या हीट कहते हैं। हीट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हीट एवॉल्व जब होती है किसी चीज़ से तो उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू इज़ द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। क्यू में भी पॉजिटिव और क्यू में भी नेगेटिव। क्यू पॉजिटिव तब होगी जब आपके पास कौन से रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में क्यू क्या हो जाते हैं, हीट रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने एक टर्म देखा हीट को पढ़ लिया, वर्क। वर्क क्या है, एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर करती है, बट वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क का यूनिट में जाओल होता है। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, वो मुख्तलिफ काइंड्स के वर्क हैं। जैसे अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री में बात करें तो हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है, आपने ऊपर एक पिस्टन रख दिया, ठीक है, ऐसे किया ना, तो ये आपके पास प्रेशर है और ये इसका वॉल्यूम है, ऐसे ही करें। प्रेशर इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स और वॉल्यूम एक तरह की हाइट है, डिस्टेंस है। अगर मैं कहती हूँ आपने वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दिया तो आप फ़ौरन बोलोगे नहीं, वॉल्यूम, वो प्रेशर को कम करने का मतलब है क्या हो जाना, आपके पास वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो जाना। तो ये जैसे ही फोर्स कम हुई, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो ये आपके पास वर्क का फॉर्मूला आता है एफ इंटू डी, ठीक है। इसे इसलिए हम कहते हैं कि वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये ऐसा इसके बगैर बाकी भी थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी नहीं होती है। थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्क जो काम को हम कहते हैं, वो हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, जो चीज़ों का फैलाव होता है, बढ़ती है, ठीक है। Similarly, Q is positive when heat is absorbed by the system from the surrounding and negative when the heat is absorbed by the surrounding from the system। यानी अगर आपकी कंटेनर में से हीट निकल के बाहर जा रही है तो Q पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। Q पॉजिटिव तब होगा जब सिस्टम से बाहर नहीं जाना, सिस्टम में हमारे सराउंडिंग से चीज़ गेन करनी है। एब्जॉर्प्शन मीन हीट गेन, एंडोथर्मिक में Q पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक में क्या हो जाता है, हीट रिलीज होती है, नेगेटिव आती है। यहाँ पे लिखा हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम, बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम हीट निकाल के बाहर फेंक रहा है, और जब बाहर फेंके वो ज़ाया नहीं होगी, वो सिस्टम से निकल के जो हीट बाहर जाती है वो सराउंडिंग आपका घेर लेती है, उसे कवर कर लेती है।
तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। हीट रिलीज़ कौन करता है? सिस्टम करता है, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करनी है।